वेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जो है ये वीडियो बना रही हूँ क्लास 9th के लिए, जो बायोलॉजी का मतलब साइंस का ही कुछ पार्ट है बायोलॉजी के अलग, एक ही बुक्स में है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाई हूँ। जिसका चैप्टर जो है वो पहला है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। ठीक है, अगर वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो उनमें सिर्फ कोशिका चैप्टर होगा, अगर सीबीएसई वाले हैं तो उनमें जो है वो जीवन की बहुत मौलिक इकाई जो है वो कोशिका, इस तरह से चैप्टर का नाम दिया होगा। देखिए, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कोशिका किसे कहते हैं, उसका नाम कैसे दिया गया, कैसे खोज हुआ, कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, चित्र के साथ दिखाया गया है, ये सब पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद कोशिका का चक्र आगे कैसे पढ़ता है, जिस और मुख्य रूप से जो है कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं मनुष्य के शरीर में, ये भी पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद कोशिकांग यानी कोशिका के अंदर जितने भी पाए जाने वाले भाग हैं, जो उसके अंग हैं, उन सब के नाम बताए गए हैं। और इसी में इसमें जो है हम लोग कौन सा प्लाज्मा झिल्ली, जो हमारा यहाँ देखिए पहला है प्लाज्मा झिल्ली, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है, प्लाज्मा झिल्ली में पराशरण भी पढ़े थे। ठीक है, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है और ये इसके तीनों प्रकार एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको ये सब पढ़ने के लिए जो है पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा क्या, कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कोशिका भित्ति हमें पढ़ना है क्या, कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति, कोशिका आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले हम पढ़ाए हुए हैं, सब वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो कोशिका मान लेते हैं कि ये एक क्या है, कोशिका है, मान लेते हैं ये एक कोशिका है। तो इसके बाहर ये जो बाहरी भाग है, ये जो बाहरी भाग है इसका, ये इसका जो है क्या कहलाता है, भित्ति कहलाता है, जो काफ़ी मोटा होता है, इसको आकार भी देता है। देखिए यहाँ पहला पॉइंट क्या है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत है। कोशिका भित्ति जो है क्या है, सबसे बाहरी परत। तो बताए थे कि कोशिका का सबसे बाहर का जो भाग होगा वो कोशिका भित्ति होगा। एक और चीज़ बता दें कि कोशिका भित्ति जो है वो सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। जैसे जो है मानव की कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन पेड़ पौधे की कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। याद रखिएगा इस बात को। कोशिका भित्ति सेलुलोज किसका है, सेलुलोज की बनी होती है। यानी कोशिका भित्ति का जो लेयर होता है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, यानी किस पदार्थ के द्वारा वो बना होता है, तो सेलुलोज के द्वारा ये बना होता है। अब देख लेते हैं कि सेलुलोज है क्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में ये इम्पोर्टेंट रखे हुए हैं आप लोग के लिए, ये जानेंगे अब हम लोग कि सेलुलोज होता क्या है। तो सेलुलोज जो है यह एक प्रकार का कार्बनिक अणु है। क्या है, कार्बनिक अणु, यानी ऐसा अणु जिसमें कार्बन पाया जाता है, जो बहुत सी शर्करा से लगातार मिलकर 1000 अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है। देखिए ये क्या है, कार्बनिक अणु है, यानी कार्बन चैन में जुड़ा हुआ होगा, कार्बन श्रृंखला में। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आप लोग जो है वो 9th और 10th में पढ़िएगा कि कार्बन श्रृंखला होता क्या है। ये जो है बहुत सी शर्करा
में लगातार मिलकर, शर्करा किसको कहते हैं? तो अगर हम क्या करें, शुगर मतलब गन्ने का जो जूस पीते हैं हम, वो भी शर्करा में आता है। ठीक है, तो इस तरह का मतलब शर्करा यानी वो लिक्विड अवस्था में होगा और बहुत सारे मतलब शर्करा के 1000 अणु, कितने 1000 अणु के मिलने से जो है वो क्या होता है, सेलुलोज बनता है। पॉलीमर, पॉलीमर को हिंदी में बहुलक कहा जाता है। बहुलक शब्द का प्रयोग वहीं होता है जहाँ बहुत सारी अणु मिलकर किसी एक पदार्थ को बना रही हैं। तो यहाँ 1000 अणु हैं और इनके मिलने से जो बनेगा वो पॉलीमर यानी बहुलक होगा। तो सेलुलोज जो है वो क्या है, एक बहुलक है और कार्बनिक अणु भी है जो कितने शर्करा से मिलकर बना है, तो 1000 शर्करा से मिलकर बना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। यह पादपों को संरचना और आंतरिक दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है, यह पादपों को संरचना यानी एक आकार, ठीक है, और आंतरिक दृढ़ता यानी अंदर जो है से उसको क्या मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है ताकि वो क्या हो, एक निश्चित आकार में हमेशा बना रहे और बाहर से उसको जो है नुकसान यानी क्षति ना पहुंचे। अब देखिए इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, केवल जीवित कोशिकाओं में पराशरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है। पराशरण, इसके पहले अगर आप वीडियो देखिएगा तो उसमें जो हम आपको प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ाएं, उसमें पराशरण के बारे में पढ़ाए हुए हैं। पराशरण के 3 प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं वो सब कुछ जो है आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, जीवित कोशिकाओं में यानी केवल वही कोशिकाएं जो जीवित हैं उनमें जल अवशोषण हो सकता है। जल अवशोषण मतलब जल को सोखने की क्षमता उनमें होगी। ठीक है, अब जल को सोखने की क्षमता भी 3 प्रकार की होती है कोशिकाओं में, वो आपको जानने के लिए इसके पहले का वीडियो देखना होगा, जिसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली निर्जीव किंतु पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है, निर्जीव होती है किंतु पारगम्य होती है, यानी कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति यानी कोशिका का, ये जो कोशिका है इसका जो बाहरी भाग है ये वाला कोशिका भित्ति इसी को कहेंगे, तो ये जो है निर्जीव होगी। कैसी होगी, निर्जीव होगी, लेकिन ये पारगम्य का काम करेगी यानी बाहर से किसी पदार्थ को अंदर ले जाने का कार्य करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, निम्न श्रेणी की पादप कोशिकाओं के जनन कोशिकाएं और प्राणी में कोशिका भित्ति नहीं होती है। निम्न श्रेणी, निम्न श्रेणी में मतलब छोटे छोटे पौधे आ जाएंगे, जैसे मटर के हुए हैं, ये छोटे छोटे फूल हुए हैं, एलोवेरा के हुए हैं। तो इस तरह से जो छोटे छोटे पादप है, पौधे हैं, वो निम्न श्रेणी में आते हैं। तो उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं मतलब उनमें जो आगे जो संतति यानी जो उनका जनरेशन पीढ़ी आगे बढ़ेगा जिस कोशिकाओं के द्वारा, और प्राणी में जो कोशिका भित्ति जो है वो क्या होगी, नहीं होगी। यानी पादपों में जो छोटे छोटे पौधे होंगे उनमें जनन कोशिकाएं, क्या जनन कोशिकाएं जो है वो नहीं होंगी, और प्राणी जिसमें हम लोग भी आते हैं, कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, गाय, इस तरह के बहुत सारे जितने भी हमारे आसपास जीव हैं वो सब आते हैं प्राणी में, तो उनमें भी क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। तो कोशिका भित्ति किसमें नहीं होता है, तो निम्न श्रेणी के पादप में यानी पौधे में, पौधे के जो हैं वो जनन कोशिकाओं में, ठीक है, और कोशिका भित्ति जो है वो प्राणी में भी नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक। किसके बारे में? तो केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक यानी ये जो है कोशिका के सबसे बीच में पाया जाने वाला भाग। जैसे केंद्र बिंदु होता है, यानी किसी भी चीज के बीच का जो बिंदु होता है, तो उसी तरह से कोशिका के बीच का जो अंग है या भाग है, उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और इंग्लिश में इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ है, न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। यानी सबसे पहले केंद्रक का खोज कौन किए थे, यानी पता कौन लगाए थे? तो रॉबर्ट ब्राउन लगाए थे। और कितने में? तो 1831 में। कितने में? 1831 में। याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किए थे। कितने में? तो 1931 में। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं क्या हुआ है। कोशिका के मध्य भाग में पाई जाने वाली अंगक को केंद्रक कहते हैं। यानी कोशिका के मध्य मतलब बीच वाले हिस्से में पाया जाने वाला जो अंगक है, अंगक यानी अंग, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? केंद्रक का परिभाषा हो गया। अगर कोई पूछे कि केंद्रक किसे कहते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? कोशिका के मध्य भाग में पाई जाने वाली अंगक को केंद्रक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आया तो आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स में उसका प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका अलग से हम आपको जवाब देंगे, अच्छे से, जितना आसान तरीके से हो सकेगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। केंद्रक दोहरे परत से घिरा होता है, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। जैसे कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होता है जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, सेम उसी तरह से जो है वो केंद्रक में भी केंद्रक झिल्ली होता है। उस और जो है वो क्या होता है? दोहरे परत यानी 2 लेयर में होता है, 2 भाग में, इसीलिए यहाँ दोहरे परत का उपयोग किया गया है। अगला देखते, वैसे हम फिगर जो है आपको समझाएंगे तो आपको उसमें अच्छे से समझ में आएगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अभी हम पढ़े कि केंद्रक झिल्ली दोहरा होता है, ठीक है, और उसमें छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं। उस छिद्र को हम केंद्रक छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसमें ऐड कर लीजिएगा जब आप लिखिएगा तो। वैसे हम पीडीएफ में जो है इसको डाल देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ थोड़ा समझा रहे हैं तो अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको हो सकता है समझ में ना आए। अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। विकसित जीवों में केंद्रक के मध्य भाग को क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। विकसित जीव यानी वैसे जीव जिनका विकास जो है बहुत जटिल तरीके से, यानी बहुत जो है ना समय लगता हो जिसके विकास में, बहुत बड़ा शरीर वाला जीव हो, इस तरह का। जैसे मनुष्य भी आता है, उसके अलावा हमारे आसपास जो जानवर हैं वो भी आते हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे जीव जैसे वायरस वगैरह हुआ, जैसे कोरोना वायरस हुआ, वो उतना जटिल तो है नहीं, लेकिन उसके बारे में हम जानते नहीं हैं, इसलिए उसका इलाज भी नहीं मिल पा रहा था। देखिए, तो वो सब जो छोटे जीव होंगे, वायरस हुए, बैक्टीरिया, उसके अलावा ये क्या कहते हैं, प्रोटोजुआ हुआ, अमीबा हुआ, यानी एक कोशिकीय जीव में जितने भी आएंगे, ठीक है, उन सब के मध्य भाग में जो केंद्रक होगा उसको हम केंद्रक ही कहेंगे। लेकिन जो विकसित जीव होंगे, जैसे मनुष्य हुआ, शेर हुआ, बाघ हुआ, बड़े बड़े पेड़ हुए, उनके जो कोशिका के मध्य भाग में केंद्रक पाया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम केंद्रिका कहते हैं। ठीक है, उसके अगला पॉइंट में देखिए, केंद्रक और केंद्रिका के मध्य केंद्रक द्रव्य
रहता है होगा यहाँ, ठीक है, ये गलत है। मतलब केंद्रक और केंद्रिका के मध्य, चाहे वो केंद्रक हो या केंद्रिका हो, उसके मध्य यानी बीच में जो है द्रव्य पाया जाएगा। द्रव्य को पदार्थ कहते हैं, ठीक है, द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक हो यानी छोटे जीव की जो कोशिकाओं का मध्य भाग हो यानी केंद्रक हो, और विकसित जीवों के जो कोशिकाओं के मध्य भाग जो है उसको हम केंद्रिका कहते हैं। तो वो दोनों में ही केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम जो है आपको फिगर के साथ समझाने का कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। फिगर तो खैर बायो में आपको याद ही होना चाहिए, इससे आसान हो जाता है प्रश्न का उत्तर देना। अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या है केंद्रक की संरचना, यानी केंद्रक का आकार कैसा होता है। तो हमारे सामने बहुत प्यारा सा फिगर हम आपके लिए बनाए हैं। आप इस फिगर को कहीं भी बना सकते हैं, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आप जो है एग्ज़ाम में फिगर के साथ जो है किसी भी उत्तर को लिखते हैं। हाँ, एक और बात, फिगर जो है वो पेंसिल से होना चाहिए और उसके नाम लिखे हुए होने चाहिए, तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। देखते हैं केंद्रक की संरचना। तो केंद्रक पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये मान लेते हैं एक कोशिका है, तो इसके बीच में पाया जाता है केंद्रक, और उसको अगर हम इलेक्ट्रो सूक्ष्मदर्शी से अगर हम जूम करके देखते हैं तो वो हमें इस प्रकार का दिखाई देता है, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊपर में क्या पढ़े थे कि ये जो है कोशिका के मध्य भाग में है, तो ये हो गया इसका मध्य भाग। उसके बाद जो है ये जो है वो केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली इसको कहते हैं। देखिए केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं, जो दोहरी होती है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये दोहरी झिल्ली दिख रही है ना, डबल लेयर। तो ये इसकी दोहरी झिल्ली हो गई, इसी को हम केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं। इस केंद्रक छिद्र उसके बाद पढ़े थे, केंद्रक छिद्र किसको कहते हैं। तो यहाँ देखिए इन केंद्रकों के बीच में, एक मिनट, इन केंद्रकों के बीच में हम यहाँ छिद्र दिखाई दे रहा है, देखिए तो यहाँ है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है कि नहीं। तो ये जो छिद्र हैं ये काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इसको थोड़ा जूम करके फिगर अच्छे से बनाया गया है, इसलिए इतनी बड़ी दिख रही हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी छिद्र होती है, इसी को हम केंद्रक छिद्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद केंद्रिका किसको कहते हैं, तो यहाँ इसका नाम केंद्रिका जो है इसलिए रखा गया है क्योंकि ये विकसित जीवों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, ठीक है। यानी एकदम जो है अच्छे से हम उसको देख सकते हैं। इसके केंद्रक के बीच में भी इस प्रकार का एक भाग होता है और इसी का नाम केंद्रिका रख दिया गया है। लेकिन ये जो है उपस्थित तो होता है छोटे जीवों में भी, लेकिन वो उतना स्पष्ट रूप से यानी अच्छे तरह से समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए उसको हम केंद्रक ही नॉर्मल बोल देते हैं, ठीक है। इसमें जो ये लाल लाल धागे जैसे चारों तरफ फैले हुए जो संरचनाएं दिख रही हैं आपको, उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन यानी गुणसूत्र, यानी इन्हीं के द्वारा हमारे गुण का निर्धारण होता है, यानी हम लोग में लक्षण जो है हमारे माँ बाप से आते हैं। अब देखिए इसमें जो काले काले ये डॉट डॉट से दिख रहे हैं यहाँ आपको, ये सब ये जो है वो राइबोसोम है। राइबोसोम का काम क्या होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी प्रोटीन को क्या करना, थोड़ा बहुत ये निर्माण करने में भी मदद करता है, और प्रोटीन जो है वो कहाँ कहाँ कितने मात्रा में चाहिए उसका भी ये कार्य करता है।
अब देखिए केंद्रक द्रव्य, तो जिसमें क्रोमोसोम तैर रहा है वो उजले वाला जो परत है वो खाली नहीं है, ठीक है, वो खाली नहीं होता, उसमें पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम देखेंगे क्या, इसी से जुड़े हुए देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि केंद्रक में आनुवांशिक गुण के रूप में, क्या कह रहा है, केंद्रक में आनुवांशिक गुण के रूप में क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाया जाता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाया जाता है। केंद्रक के आनुवांशिक गुण के रूप में, आनुवांशिक गुण यानी जो हमें वंश से प्राप्त होता जाए, जैसे हमारे अंदर जो है कई पीढ़ियों से जो हमारे पूर्वज हैं उनके कुछ ना कुछ गुण जो है हमारे में है, और वो किसके माध्यम से होते हैं तो आगे पढ़ते हैं। तो वो जो होते हैं गुणसूत्र, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम में यानी इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है, जीन पाया जाता है, और प्रोटीन के जो क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। यानी केंद्रक में आनुवांशिक गुण पाया जाता है, फिगर में हम दिखाए थे जो धागे जैसा संरचना था लाल रंग का, ठीक है, वो आनुवांशिक गुण है। तो आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं और वो जो है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। गुणसूत्र, गुण का अर्थ होता है किसी के अंदर क्या जो है खासियत है, यानी उसमें क्या ऐसा चीज है, ठीक है, जो दूसरे से अलग हो या उसके पूर्वजों से मिलता जुलता हो, वो उसका गुण हो गया। और सूत्र, सूत्र जो है ये जो है धागे जैसा संरचना दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया गुण सूत्र, ठीक है। हमारे यहाँ धागे को, पतले धागे को सूत्री कहा जाता है, ठीक है, तो उसी से निकला हुआ ये शब्द है। अब देखिए गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है और जीन पाए जाते हैं, मुख्य रूप से ये दोनों पाए जाते हैं। और ये दोनों बने किसके होते हैं, तो प्रोटीन से बने होते हैं। समझ में आया? इसी कारण से केंद्रक में बहुत सारे जो है राइबोसोम बिखरे हुए थे चारों तरफ, क्योंकि वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं जिसकी आवश्यकता गुणसूत्र के निर्माण में होता है, यानी डीएनए और जीन के निर्माण में होता है। डीएनए और जीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते, क्या कर रहा है, केंद्रक के न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए, जीन तथा प्रोटीन प्राप्त होता है और आरएनए भी पाया जाता है। केंद्रक के न्यूक्लिक अम्ल यानी केंद्रक के केंद्रिका में, केंद्रक के केंद्रिका में, केंद्रिका जो विकसित जीवों में पाया जाता है, यहाँ तो स्पष्ट रूप से पाया जाता है। तो केंद्रक के न्यूक्लिक अम्ल में मतलब केंद्रक में बहुत सारे पदार्थ हैं, जिसमें केंद्रिका भी है, गुणसूत्र भी है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए है, जीन है ना। तो उसके जो है न्यूक्लिक अम्ल में, न्यूक्लिक अम्ल जो है केंद्रक में ही पाया जाता है। केंद्रक में बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं ना, जिसको हम यहाँ केंद्रिका द्रव्य पढ़ाए थे आपको, ठीक है, तो उसी में एक न्यूक्लिक अम्ल भी है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल में जो है वो डीएनए पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम भी क्या होता है, डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, यानी ये न्यूक्लिक अम्ल से ही बना है। और जीन होता है, तो जीन तो उसी को कह देते हैं, डीएनए का छोटा छोटा जो टुकड़ा अगर हम अलग अलग कर दे तो उसको हम जीन कहते हैं। अगर आपसे जीन का परिभाषा पूछा जाए तो जीन जो है वो डीएनए के छोटे छोटे खंड को कहते हैं, ठीक है। और प्रोटीन प्राप्त होता है, यानी केंद्रक
के न्यूक्लियस में डीएनए, जीन और प्रोटीन प्राप्त होता है और आरएनए भी प्राप्त होता है। आरएनए जो है वो डीएनए को या जीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। वैसे हम इसमें आपको पूरा लिखे हुए हैं, लेकिन अगर अभी आपको पढ़ना है तो नोट कर लीजिएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, डीएनए आनुवांशिक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करता है, यानी आनुवांशिक जो है गुण का क्या करेगा, वितरण करेगा, पहुंचाने का काम करेगा। आनुवांशिक गुण यानी हमारे पूर्वजों से प्राप्त होने वाले गुण डीएनए के द्वारा हमें आ जाएंगे। कोशिका, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, क्या है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम छड़ाकार दिखाई देता है, यानी जब कोशिका का विभाजन होता है तो उस समय क्रोमोसोम जो है वो कैसा दिखाई देता है, तो छड़ के आकार का, यानी लंबा होगा जैसे छड़ होता है, आप देखे होंगे छड़। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैसेज कीजिए, हम उसको जो है आसान से आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट देखिए, यदि कोशिका में विभाजन नहीं होता है तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। अगर किसी भी कोशिका में विभाजन नहीं हो रहा है, जैसे मनुष्य के ब्रेन यानी दिमाग, मस्तिष्क की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। उसकी कुछ भाग हैं जिसमें 10% तक विभाजन होता है, लेकिन ज़्यादातर भागों में जो है वो विभाजन नहीं होता है। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कर रही है, यदि कोशिका में तो कोशिका में तो हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका विभाजन जो है वो नहीं होता है। कुछ ही भाग हैं मस्तिष्क में जहाँ कोशिकाओं का 10% तक विभाजन होता है। तो वहाँ जो है हम क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। याद रखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि ब्रेन, मस्तिष्क की कोशिकाओं में जो है वो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र किस रूप में उपस्थित होता है या विद्यमान होता है, तो क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में। किसमें, क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में। अगला है, क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह रचना वाला होता है, यानी क्रोमेटिन पदार्थ में जो है उसका जो रचना होता है वो कैसा होता है, तो धागे की तरह होता है। उसके बाद अगला है, क्रोमेटिन की विभाजन के समय यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाते हैं, यानी कोशिका के विभाजन के समय जब कोशिकाओं में विभाजन होता है तो यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है, यानी क्रोमोसोम में बदल जाता है या क्रोमोसोम की तरह हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिका विभाजन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कोशिका के विभाजन में कुछ जीवों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है, तो केंद्रक का होता है। यानी पहले केंद्रक जो है वो विभाजित हो जाएगा, फिर जो है उसके, जैसे देखिए अमीबा में होता है, अमीबा हुआ, बीच में जो है केंद्रक। ये केंद्रक जो है धीरे धीरे इस तरह से लंबा होते चला जाएगा और एक समय आएगा तो ये दो इस प्रकार से बन जाएगा। इस धीरे धीरे जो है इनकी जो है वो ये दोनों अलग हो जाएंगे केंद्रक, और इस तरह से ये बढ़ जाएगा और एक समय आएगा कि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ मुख्य भागीदारी किसका है, तो केंद्रक का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक और एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तो किस चीज़ का देख लेते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया
या जीवाणु जैसे कुछ जीवों की कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, इसलिए वे अस्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। मतलब बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया या जीवाणु, ठीक है, तो बैक्टीरिया जिसके कारण से हम लोग को खुजली उजली इस तरह की समस्याएं आती हैं, ठीक है। और जीवाणु किसको कहेंगे, तो जीवाणु जैसे जीवाणु से ही निकलता है जीवों में पाए जाने वाले अणु, ठीक है। तो वो जीवों में ही उपस्थित होते हैं जीवाणु, ठीक है, जो हमारे लिए मतलब फायदेमंद भी हैं। अगर उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। अब देखिए, जैसे कुछ जीवों की कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, मतलब कुछ ऐसे जीव हैं जैसे बैक्टीरिया और जीवाणु, मतलब बैक्टीरिया जीवाणु के जितने भी प्रकार होंगे उन सब की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होता। अब एक बार सोच के देखिए कि ये जो है कोशिका है और ये केंद्रक है। अगर ये केंद्रक झिल्ली इसमें हो ही ना, ये इसका जो ये लाल रंग का यहाँ झिल्ली हम बनाए हुए हैं, अगर वो हो ही ना तो केंद्रक का पता चलेगा हम लोग को? नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम यहाँ है लिखे हुए हैं कि अस्पष्ट रूप से देखे जाते हैं, यानी सही तरीके से पता नहीं चलता है, बस हल्का फुल्का लगता है कि हाँ बीच में इसके केंद्रक है। अब देखिए, अस्पष्ट केंद्रक को क्रोमेटिन पदार्थ पाए जाने वाले क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। यानी अस्पष्ट केंद्रक यानी बैक्टीरिया और जीवाणुओं के जो केंद्रक होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, यानी उनको अच्छी तरह से देखा नहीं जा सकता है। तो जिस क्षेत्र में वो लगता है कि हाँ यहाँ केंद्रक के भाग हैं, यहाँ केंद्रक है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, उस भाग को यानी उस क्षेत्र को हम केंद्रकाय कहते हैं, ठीक है। उस भाग को हम क्या कहेंगे, केंद्रकाय कहते हैं। और जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे विकसित जीवों में, इसके पहले हम पढ़ाए हुए हैं ना, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में पढ़ाए हैं कि इसके विकसित जीवों में जो पाए जाने वाला जो है केंद्रक के बीच का भाग होता है, ठीक है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसको हम केंद्रिका कहते हैं। इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, केंद्रक अलग है, केंद्रिका अलग है और केंद्रकाय अलग है, ठीक है। इस पे हम सोच रहे हैं एक वीडियो बना देंगे आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो। केंद्रक, केंद्रिका और केंद्रकाय, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कोशिका को केंद्रक के संगठन के आधार पर विभाजित किया गया है, यानी कोशिका के बनावट के आधार पर केंद्रक का विभाजन किया गया है। तो पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका या असीम केंद्रिकी, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका या असीम केंद्रिकी। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका और ससीम केंद्रिकी। ये नाम याद कर लीजिएगा। अब इनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला है हमारा क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें प्रो का अर्थ होता है आदि यानी पूर्व, बहुत पहले का बात, ठीक है। कैरियोट का अर्थ होता है कैरियोट, मतलब ये जो शब्द हैं वो अधिकांश हमारे जो है ना वो शब्द हैं वो ग्रीक भाषा के होते हैं, ठीक है। और ये ग्रीक भाषा के शब्द जो हैं वो प्रो का अर्थ वहाँ हमारे हिसाब से जो है वो आदि हो जाएगा यानी पूर्व, और कैरियोट को कैरियोन कहा जाता है, इसका अर्थ होता है केंद्रक, यानी पूर्व यानी आदि केंद्रक यानी पुराना केंद्रक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, क्या करें, 2 पॉइंट तो आपको पढ़ाना ही था, लेकिन केंद्रक के बारे में डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया है ये वीडियो। अच्छे से देखिएगा, मानते थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पे।
इनका आकार प्रायः छोटा 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। अब एक बात बताइए, माइक्रोमीटर होता क्या है? तो 10 का पावर -6 जो है वो क्या होता है? माइक्रोमीटर का होता है। यानी अगर 1 माइक्रोमीटर है यानी 1 इंटू यानी 1 गुना 10 का पावर -6 है। अगर 10 माइक्रोमीटर है तो 10 गुना 10 का पावर -6 होगा। ठीक है, कभी कभी इस तरह से भी सवाल पूछ देता है। अगर मतलब ऑप्शन में अगर आपसे पूछ देता है कि आकार जो है वो प्रोकैरियोटिक जो है सेल का वो मतलब किस तरह का होगा, कितना होगा, तो अगर वहाँ 1 इंटू 10 का पावर जो है -6 दिया तो आपका वो सही होगा। अगर 1 से लेकर कहीं तक भी दे लेकिन 10 का पावर जो है -6 माइक्रोमीटर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या कर रहा है कि इसकी कोशिका भित्ति जो है पतली होती है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो इसका भाग विभाजन जो हुआ है कोशिका का, तो इसका आकार क्या होता है? तो 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। इसकी कोशिका भित्ति जो है पतली होती है, मतलब ज़्यादा सख्त नहीं होगी, थोड़ी पतली होंगी। इसमें अविकसित केंद्रक होता है, मतलब केंद्रक होगा तो लेकिन उतना ज़्यादा विकास उसका नहीं होगा, यानी उसमें सभी अंग जो है स्पष्ट रूप से विकसित नहीं होंगे। अगला पॉइंट है गुणसूत्र केवल एक डीएनए से बनी होती है। गुणसूत्र यानी उनके जो गुणसूत्र हैं यानी क्रोमोसोम है वो जो है केवल एक ही डीएनए से बना होता है। यानी एक गुणसूत्र एक डीएनए से बना होगा, दूसरा गुणसूत्र दूसरे डीएनए से बना होगा, तीसरा तीसरे डीएनए से बना होगा, चौथा चौथे डीएनए से बना होगा, लेकिन एक ही डीएनए, एक गुणसूत्र एक डीएनए। ठीक है, अब देखिए यहाँ डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म हम लिख दिए हुए हैं। पहले ही बताए थे आपको, डीएनए को हम क्या करते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इसलिए केंद्रक अस्पष्ट रूप से होता है। इनकी जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका का हम बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसकी असीम जो है वो क्या होती है? असीम का अर्थ होता है सीमा नहीं हो। सीमा यानी मतलब जैसे ये कोशिका हुआ तो ये बाहरी जो परत है वो एक तरह से उसका सीमा हुआ ना, तो अगर वो नहीं होता है तो उसको असीम कहेंगे। ससीम कहेंगे, मतलब जिसमें सीमा हो, यानी उसमें जो है कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली हो। तो इसमें नहीं है, तो केंद्रक झिल्ली नहीं होने के कारण से केंद्रक अस्पष्ट दिखाई देते। केंद्रक यानी इसके बीच वाला भाग, तो इसके जो है बाहरी भाग में जो है वो केंद्रक झिल्ली नहीं है। ठीक है, जब केंद्रक झिल्ली नहीं है तो वो क्या होगा? स्पष्ट रूप से हमें पता नहीं चल पाएगा कि हाँ ये कितना क्षेत्र जो है वो केंद्रक का है, लेकिन हाँ ये लग जाएगा कि यहाँ केंद्रक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है? आकार छोटा होने के कारण 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70 और एक 80S प्रकार का। इसमें जो है आकार जो है छोटा होता है, इसलिए 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। कोशिका के अंग में हमको राइबोसोम के बारे में भी आपको डिटेल में बताना है, जो हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ देखिए ये आ गया एक प्यारा सा फिगर, जिसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। देखिए इसमें जनन का जो क्रिया होता है विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। विखंडन मतलब मान लेते हैं कि ये एक जीव है तो इसके खंड खंड टूट के अलग हो जाए और एक खंड जो है दूसरे का निर्माण करे, तो उस क्रिया द्वारा भी। और मान लेते हैं ये एक पौधा है, अगर इसी के समान यहाँ से पौधा एक निकल जाए और वो इससे अलग होके विकसित हो, तो इस क्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। मुकुलन यानी बर्डिंग।
ठीक है, यानी बड निकले यानी एक कली निकले, वो जो है उसी पौधे के समान छोटा सा भाग हो, उससे अलग होकर वो विकसित होकर उसी पौधे की तरह आकार बनाए। ठीक है, तो विखंडन समझ गए और मुकुलन। अब देखिए इसमें ज्यादा भाग खाली होता है क्योंकि कोशिकांग, मतलब इसमें ना ज्यादा भाग जो है वो क्या होता है, खाली होता है। और इस क्योंकि इसके अंदर जो है कोशिकांग यानी कुछ ही कोशिकांग जो है पाए जाते हैं। तो पहला क्या है, लवक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा गोल्जी काय, उसके बाद अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। यानी ये इतने भाग तो इसके अनुपस्थित होते हैं, यानी होंगे ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब इतने भाग इसमें नहीं होंगे तो बहुत कोशिका का बहुत सारा क्षेत्र जो है वो खाली रहेगा ना। लवण होगा ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही नहीं, गोल्जी काय भी नहीं होगा, अंतःद्रवी प्रद्रवी जालिका भी नहीं होगा, उसके बाद लाइसोसोम नहीं होगा, राइबोसोम नहीं होगा, ये सब इतने होंगे ही नहीं। तो क्या होगा, ज़्यादातर भाग जो है वो खाली होगा। इसके एग्जाम्पल जो है वो जीवाणु हैं, नीलहरित शैवाल इत्यादि हैं। याद रखिएगा, इनसे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इनसे ही ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, मतलब आप थ्योरी पढ़िएगा अच्छे से, तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं। ऑब्जेक्टिव जो है वो रटने का चीज़ ही नहीं। आप जो है बुक्स पढ़िए, मेरा ये वीडियो देखिए, क्योंकि एक एक पॉइंट हम बुक्स से लिए हुए हैं, खुद नोट्स तैयार करते हैं, खुद आपके लिए फिगर बनाते हैं। ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल देने का कोशिश करते हैं। आप जो है ऑब्जेक्टिव उठा के देख लीजिएगा, इस चैप्टर का हम चैप्टर पूरा पढ़ा देते हैं, उसके बाद देख लीजिएगा सभी जो है ऑब्जेक्टिव इसी से हैं, हमारे नोट्स से हैं। बस आप अच्छे से पढ़िए। अब देखिए फिगर देखते हैं। तो सबसे पहले ये फिगर है किसका, तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के ही जीवाणु का फिगर है। किसका फिगर है, एक जीवाणु का फिगर है जो हम लिए हैं आपको समझाने के लिए। इसमें देखिए ये बाहर की तरफ ये जो निकले निकले हुए से ये सब भाग दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये जो भाग हैं, ये ऐसे बाल जैसे निकले हुए ये भाग हैं, इसी को हम फिम्ब्रिक कहते हैं। ये जो है जीवाणु को हल्का हल्का गति देने या कहीं पकड़ के वहाँ स्थिर रहने के भी काम करते हैं। इसका ये वाला कवच जैसा ये जो हिस्सा है पूरा, ये बाहरी हिस्सा, सॉरी, हाँ, तो ये हिस्सा कैप्सूल कहलाता है। क्यों, ध्यान से देखिए, हम जो दवा खाते हैं बीमार होने पे, कैप्सूल जो लंबी गोली होती है वो इसी के आकार की होती है, इसलिए इसका नाम कैप्सूल रख दिया गया। अगला है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य इसके बीच में पाए जाने वाला है। कहाँ, तो ये जो ये पट्टी यहाँ दिख रही है, इसके अंदर जो उजले उजले ऐसे खाली से जगह आपको दिखाई दे रहा है, उसमें कोशिका द्रव्य यानी कोशिका पदार्थ पाए जाते हैं। तरह तरह के पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो कोशिका द्रव्य हो गए। द्रव्य मतलब पदार्थ। द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव का अर्थ होता है लिक्विड, जैसे पानी हुआ, तेल हुआ, है ना, ये सब द्रव में आ जाएगा, द्रव व। और द्रव्य लिखा हुआ हो, द्रव आधा व और य, तो वो जो है पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कोशिका भित्ति किसको कहते हैं। तो यहाँ एक मिनट, फिगर थोड़ा बहुत गंदा सा हो गया है, अब समझते हैं। ये जो यहाँ आपको ये लाइनिंग दिखाई दे रही है ना, ये हमारी कोशिका भित्ति है। किसकी कोशिका भित्ति, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति। इसमें से ये लंबी पूंछ जैसी संरचना निकली हुई है, कैसी, चूहे की पूंछ जैसी। तो ये जो संरचना है वो फ्लैजिला कहलाता है। इसको कसाभ भी कहते हैं। क्या, कसाभ, फ्लैजिला कहा जाता है। ये जो है इसको काफी रफ्तार में गति देने का कार्य करता है। उसके बाद देखिए यहाँ क्रोमेटिन, डीएनए,
तो यहाँ धागे जैसी संरचना यहाँ आपको दिखाई दे रही है, तो वही जो है क्रोमेटिन है, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, इसमें क्रोमेटिन क्यों कहा गया है, तो क्रोमेटिन हम पढ़े थे किसमें कहा जाता है, जो अच्छे से विकसित नहीं होते हैं उनमें जो अनुवांशिक गुण पाया जाता है वो क्रोमेटिन होता है, धागे जैसी संरचना वाले भाग, जिसमें विकास जो है वो थोड़ा कम होता है, कोशिकाओं का विभाजन थोड़ा कम होता है। ये डीएनए पाया जाता है, जाहिर सा बात है कि आनुवांशिक पदार्थ है ये, तो इसमें डीएनए उपस्थित होगा। डीएनए को अगर छोटे छोटे भागों में देखें तो जीन भी होंगे, है ना। अब देखिए इसमें जो है यहाँ जो है इस तरह का संरचना हम अलग बना के आपको दिखा देते हैं। एक इस तरह का डंटा है, ठीक है, इसमें ऐसे डॉट 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 आपस में जुड़े हुए इस तरह से चैन बनाए हुए, इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए, इस तरह से चैन बनाए हुए, सब जुड़े हुए हैं, ठीक है, संरचना है ये यहाँ। इसको हम पॉलीसोम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। फिगर आप जो है ज़रूर याद रखें। आज के लिए इतना ही, इसका जो है दूसरा भाग, काफ़ी समय लग गया है इस वीडियो को बनाने में। अब जो है हम आपको कहाँ से पढ़ाए हैं एक बार देख लेते हैं। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। हम आज आपको पढ़ाए हैं कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, वो पदार्थ क्या होता है, निर्जीव होती है तो उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, निर्जीव होते हुए वो क्या क्या कार्य करता है। पराशरण का टॉपिक इसमें आया था जो पहले भी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम लोग केंद्रक पढ़े हैं, केंद्रक का खोज कौन किए थे, कब किए थे, ये पढ़े हैं। उसके बाद जो है वो केंद्रक झिल्ली पढ़े हैं। इस तरह से जो है हम उसके सभी भाग पढ़े हैं। फिगर आपको पढ़ा दिए हैं एक एक इसमें नाम के साथ, ठीक है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, आनुवांशिक गुण क्या क्या है, ये सब हम जो है पढ़ा दिए। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दे के बता चुके हैं, अमीबा का एग्जाम्पल दे के समझा चुके हैं। उसके बाद जो है वो इसको जो है विभाजित किया गया था आकार के आधार पर, जिसमें जो है प्रोकैरियोटिक जिसको असीम केंद्रिकी कहते हैं, ये पढ़ा चुके हैं। अब जो है इसके आगे का जो है ये कल हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए कितने अच्छे से हम आपके लिए फिगर बनाते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर आगे आप जो है पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी तो हम आगे बढ़ाएंगे ना। अगर आपको पसंद ही नहीं है, अगर आपको लगता है कि हम सही तरीके से पढ़ा नहीं रहे हैं, तो ठीक है, आप जो है कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाने का। उम्मीद है हमारा वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, हमें कमेंट करके बताइए आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। अगर जो है आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं तो हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।